हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हैप्पी क्लासेस 27-18-35 पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की मैथ में समतल त्रिविमीय ज्यामिति। मेरा टॉपिक चल रहा है इस समय। और इस समय इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको समतल के समीकरण में अंतःखंड रूप में समतल समीकरण, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, और एक ऐसा समतल जो एक बिंदु से जाता है और एक रेखा के लंबवत है। इन कंडीशनों पे हमने समतल के विषय में चर्चा किया था। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारा आर्टिकल आज का है दो दिए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। सबसे पहले हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होगा कि जो दो रेखाएं होती हैं या दो समतल होते हैं, दो समतलों के कटान बिंदु से रेखा कैसे बनती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक मेरे पास एक पेज है, यहाँ पे ये यहाँ पे लाते हैं आपके सामने। जैसे ये पेज मैंने रख दिया। अब इसको हम ट्रीट करेंगे कि ये हमारे सामने दो समतल है। एक समतल ये हो गया और एक समतल ये हो गया। तो दोनों समतल जहाँ पे काटते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, तो हमें एक रेखा मिल रही। ये देखिए मैंने खींच दिया यहाँ पे ऐसे। तो हमें अब उस समतल का समीकरण निकालना है कि दो समतल दिए गए हैं। मान लीजिए पहला समतल ये है, दूसरा समतल ये है। तो इनके कटान बिंदु से एक तीसरा समतल जा रहा है। तो तीसरा समतल मान लीजिए आपका ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया ऐसे। तो दो समतल हैं, एक समतल ये है, एक समतल ये है। दोनों ने जहाँ पर काटा वहाँ आपको एक रेखा मिल गई। अब इस रेखा पर एक समतल हम ऐसे रख देते हैं और इस समतल का हमें समीकरण फाइंड करना है कुछ कंडीशंस के साथ। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो समतल के समीकरण को हम मान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से समतल हैं। तो यहाँ पर एक बात और लिखी गई, समतल का परिवार। इस बात को भी अभी हम समझाते हैं कि समतल का परिवार क्यों कहा गया है। तो समतल के परिवार की चर्चा खैर हम आगे कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि माना समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d है। बट यहाँ दो समतल हैं, तो एक को वेक्टर n1 और ये d1 कह लेते हैं। इसको हम कहेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरा समतल मान लेते हैं, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर d2। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भी वेक्टर r लिखा है और समीकरण 2 में भी वेक्टर r लिखा है। तो वेक्टर r हम ये समझेंगे कि दोनों समतलों पर है, दोनों समतलों पर है। ऐसा करने से अब एक बिंदु मानने से हम बच जाएंगे। अच्छा, ये जो हम समीकरण निकालने जा रहे हैं कार्तीय रूप में। तो अब हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, माना कोई संख्या वास्तविक संख्या लैम्डा है के किसी मान के लिए हम देखते हैं
यहाँ पे कि लैम्डा वेक्टर आर डॉट वेक्टर n2 बराबर d2। ऐसा करने का कारण है कि इसको 3 कह दीजिए। अब अगर हम कोई संख्या लैम्डा ले लेंगे तो उस लैम्डा के लिए हमें एक तीसरा समतल मिलेगा। अब इस बात को थोड़ा हजम नहीं होता है, कैसे आएगा ये बात, यहाँ फिर हम पेपर को लाते हैं आपके सामने। उम्मीद है समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिए, अगर हम इसको ऐसे कह दें इस तरीके से, तो एक समतल ये हुआ, एक समतल ये हुआ, दोनों का कटान बिंदु ये हो गया, प्रतिच्छेदन रेखा से जा रहा तीसरा समतल। तो जो तीसरा समतल होगा वो यही तो होगा इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं अगर हमने इसको इस समतल को कहा है वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर d2, तो एक कोई संख्या अगर हम लैम्डा ले लें तो उसके लिए मान लीजिए ये समतल शिफ्ट होकर के इस पे आ गया, इसको मैं ऐसे समझना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 3 कह देंगे और हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। उस 1 और 3 को हम जोड़ लें तो मिलेगा वेक्टर r डॉट n1 धन लैम्डा वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इक्वल टू हमें मिलेगा d1 प्लस d2। अब यहाँ से हमें r डॉट कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल गया n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इक्वल टू मिलेगा हमें d1 प्लस d2। अब इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 4। तो 4 की तुलना वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d से करने पर जो हमारा नया समतल है, नया समतल 4 वो उस पर लंब सदिश कौन सा हुआ, लंब सदिश। तो देखो वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर d, अब यह उस समतल का समीकरण है जिस पर वेक्टर n लंब है। तो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2 फाइंड हुआ है, तो यह पूरे समतल पर वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 क्या है, लंब है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर n1 प्लस वेक्टर n2 लंब है किस पर, समतल 4 पर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अगर सीधे सवाल आ गए तो आप बड़ी आसानी से इस सूत्र का उपयोग करके और यानी समीकरण 4 का यूज करके आप बड़ी आसानी से सवाल को लगा सकते हो। लेकिन अगर जरा सा क्वेश्चन में घुमा दिया, थ्योरी पिरो दिया, तो फिर क्वेश्चंस के आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। तो इसलिए आपके माइंड में बात होनी चाहिए, क्या करना है
कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2 होता है। अब हम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं समतल के परिवार का। देखिए लैम्डा का मान आप 1 रखिए तो आपको एक समतल मिल गया मोटा मोटा आंकड़ा। लैम्डा का मान आपकी खुशी है आप 3 रख दीजिए, लैम्डा का मान खुशी 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 11 रख दीजिए, तो आपको एक फैमिली मिल जाएगा समतल का। जैसे आप जब पन्ना फोल्ड करते हो तो जहाँ पे लेमिनेशन होता है वहाँ बाइंडिंग होता है पीछे, तो वहाँ से हजारों पन्ने निकलते हैं, तो पन्ने क्या हैं, समतल हैं। तो इसलिए पूरी पूरी लैम्डा का मान आप जैसे जैसे देते जाओगे पूरी पूरी फैमिली आपको मिलती चली जाएगी। ये रहा इसका सदिश रूप। अब हम बात करेंगे कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप हमें कैसे हल करना है इस पर नज़र डालते हैं। कार्तीय रूप तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर n1 हमारा है a1 i कैप और b1 j कैप और c1 k कैप, और वेक्टर n2 हमारा है a2 i कैप b2 j कैप और c2 k कैप। आगे हमें पन्ना बढ़ाना पड़ेगा और हम फिर मान लेते हैं वेक्टर, ये आपके सामने रख देते हैं, वेक्टर r बराबर x i कैप y j कैप और z k कैप। तो इन मानों को हम समीकरण 4 में चले आते हैं। r की जगह पर x i कैप y j कैप z k कैप रख दिया, n1 की जगह पर a1 i कैप b1 j कैप और c1 k कैप धन लैम्डा n2 की जगह पर a2 i b2 j और c2 k कैप। राइटिंग हमारी कभी कभी पुअर हो जाती है तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। a2 i कैप b2 j कैप धन c2 k कैप, ये मैंने मान रख दिया इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब इसे हम नॉर्मल नियम से मीन जैसे जो आई जे के प्रोडक्ट वाले रूल होते हैं उससे हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हम ऐसे लिखेंगे। इसको अभी मॉडिफाई करिए तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो लैम्डा a2 और यहाँ a1 आई तो आपको मिल जाएगा a1 प्लस लैम्डा a2 आई कैप, फिर मिलेगा b1 प्लस लैम्डा b2 जे कैप, फिर आपको मिलेगा c1 प्लस लैम्डा c2 के कैप इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ आई जे और के मिल रहा है तो अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आई डॉट आई से मिलेगा, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के सब जीरो हो जाएंगे। तो हमें मिल गया एक्स a1 प्लस a2। इसी प्रकार से y b1 प्लस लैम्डा b2 और फिर मिलेगा आपको z c1 प्लस लैम्डा c2 और ये हो जाएगा d1 प्लस d2। अब इसको थोड़ा सा एक हमें अच्छे फॉर्म में लिखना है तो देखिए क्या करते हैं हम सबसे पहले यहाँ x a1
इसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं YB1 और प्लस ZC1 अलग कर लेते हैं। फिर दूसरे सेगमेंट में चलते हैं तो लैम्डा यहाँ लैम्डा हमारा मिल गया कॉमन। तो हम लैम्डा को कॉमन लेते हैं और लिख देते हैं XA2 प्लस YB2 और यहाँ लिख देते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट अभी नहीं लगेगा, Z ये यहाँ इसमें आ गया Z लैम्डा C2 में ऑलरेडी हम लैम्डा कॉमन ले चुके हैं तो हमें बच रहा है ZC2 इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इस D1 को इधर ले आओ तो XA1 और YB1 ZC1 माइनस D1 एक ब्रैकेट में, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और यहाँ देखिए जब हम इस D2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे लैम्डा D2 को, तो यहाँ भी माइनस लैम्डा D2 होकर के लैम्डा कॉमन हो गया। तो XA2 YB2 और ZC2 और माइनस D2 इक्वल टू 0। तो अब आप एक बात ऑब्जर्व करिए बड़ी आसानी से, और आपके ऑब्जर्व करने लायक है भी, कि अगर हम मेन समीकरण को, ये देखिए मेरा मेन समीकरण है, ये समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहा होगा, इसे हम कार्तीय रूप में बदलें तो हमें यही तो मिलेगा XA1 प्लस YB1 प्लस ZC1 माइनस D1। और इसको अगर हम चेंज करेंगे समीकरण 2 को तो हमें मिलेगा XA2 प्लस YB2 प्लस ZC2 माइनस D2 बराबर 0। मीन्स हमें क्या मिल गया, पहला समतल धन लैम्डा गुणे दूसरा समतल बराबर 0। मीन्स उस समतल का समीकरण जो दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। फाइनल आंसर हमें क्या मिला कि पहला समतल धन लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। तो कार्तीय रूप में आपको ये फार्मूला माइंड में रख लेना है। और अगर आपका कहीं वेक्टर फॉर्म आता है सदिश रूप में, तो आपको समीकरण नंबर 4 वेक्टर R डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 बराबर d1 प्लस d2 मिल जाएगा। तो इस पर थ्योरी पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, इस पर कुछ घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और हम प्रयास करेंगे कम से कम 8-9 क्वेश्चंस आपको दे दें। आप लोगों को जानकारी में बता दें कि अगर आप लोगों ने समतल ये लेक्चर आपको यहाँ से मिलता है तो हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है क्लास 12 इक्वेशन ऑफ प्लेन का पूरा फोल्डर, आप चैनल पे जाएंगे पूरा फोल्डर खोलिए तो क्लास 12 का टोटल समतल का 1 से लेकर के और अभी कंटिन्यू आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। आज NCERT या कोई भी आप बुक उठा लेंगे तो जिस सीक्वेंस में इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया है, पहले इस फार्म का फिर उस फार्म का एक एक थ्योरी, फिर उसके 4-5 जैसा उसका हार्डनेस है कुछ आर्टिकल का, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो एक एक थ्योरी पे मैंने करीब 5-5-6 क्वेश्चंस लगाए हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा, इतना तो आपको सर्च करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप समतल का E to Z पा जाएंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और एक लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।